नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने राज्यपाल की शक्तियां और कार्य के बारे में चर्चा की थी। वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा बिंदु है वह है कार्यकारी शक्तियां। तो ये जो कार्यकारी शक्तियां हैं इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है कि राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, और दूसरा है वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। तीसरा है वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन के को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। और नेक्स्ट है वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होता है। नेक्स्ट है वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका परिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। और छठा बिंदु है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यकाल तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसकी तरह हटाया जा सकता है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और सातवां बिंदु है वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान ना लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। ये होना चाहिए यहाँ पे। और नेक्स्ट है 10वां बिंदु कि वह राष्ट्रपति से राज्य के संवैधानिक आपात के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। ग्यारहवां जो बिंदु है वह राज्यपाल के विश्वविद्यालय, ये विद्यालय गलत लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए विश्व, और ये ऐसे, ये विद्यालय, क्योंकि ये जो दाम है या है तो विद्यालय हो जाएगा, और इसमें विद्यालय लिख दिया है, ये गलत है, तो ऐसे सही कर लियो। कुलाधिपति होता है वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। अब है विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं। तो विधायी शक्तियाँ और कार्य की अगर बात करें, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात में हलंत लगेगा और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसलों पर संदेश भेज सकता है। और चौथा है जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है। उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो, इसका व्यवहारिक अनुभव भी हो।
और ये जो लिख रहे हैं वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। तो ये चीज़ अब समाप्त हो गई है। और 7वां बिंदु है, विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर क्या क्या कर सकता है। पहला है, वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या स्वीकृति को उसे रोक सकता है, या विधेयक को यदि धन संबंधी विधेयक ना हो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिल परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देना होती है। और नेक्स्ट है दा बिंदु, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हों तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अधिकार अतीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है, राजनीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो। दूसरा है, देश के व्यापक हित के लिए विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के अनुच्छेद 31 का के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होना आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब वित्तीय शक्तियाँ उसकी क्या क्या होती हैं, यानी धन से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उसे समझते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य का बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा के में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सके। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। और फिर है 5वां, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। फिर है न्यायिक शक्तियाँ। राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा, उस प्रविलंबन के विराम या परिहार की करने की अवस्था, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के सामने ये राज्यपाल होगा, यहाँ राष्ट्रपति नहीं है। राज्यपाल से विचार किया जाता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। नेक्स्ट है, वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अब हम राज्यपाल के 3 महत्वपूर्ण शक्तियों वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण और क्षमादान की शक्ति का विस्तार से राष्ट्रपति की तुलना का अध्ययन करेंगे। तो इसे ज़रा समझते हैं। तो एक तरफ है इसमें राष्ट्रपति और दूसरी तरफ हैं राज्यपाल। तो इसमें राष्ट्रपति हैं और इस तरफ राज्यपाल हैं।
ये सामान्य विधेयकों से संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं, प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है, उसे राष्ट्रपति के बाद मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास 3 विकल्प हैं। पहला है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है। और दूसरा है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बनता। और तीसरा विकल्प है, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित करार कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है। अब राष्ट्रपति की तरफ आ जाओ तो प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके से पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, विधेयक फिर से अधिनियम बन जाता है। दूसरा है, वह विधेयकों को अपनी स्वीकृति से रोक सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। सेम कंडीशन है जो राष्ट्रपति की, जो राज्यपाल की, वह राष्ट्रपति की। तीसरा बिंदु है, विधेयकों को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित करार राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। वह विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति, यहाँ पर संस्कृति होगा तो उसे स्वीकृति कर लेना, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। आगे है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, जिसके बाद अधिनियम बन जाता है। क्या डबल कर दिया ये? वह विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोक सकता है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। और तीसरा है, वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वीकृति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फिर है, राज्यपाल की तरफ की अगर बात की जाए, जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य है वह राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आवश्यक नहीं रह जाती। अब नेक्स्ट समझो, धन विधेयक से संबंधित। तो धन विधेयक से संबंधित जो चीज़ है वह है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। दूसरा है, वह स्वीकृति ना दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, और विधेयक समाप्त हो जाता है तब अधिनियम नहीं बन पाता। और इस तरफ राज्यपाल की तरफ देखें तो कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाता है, और वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है जिससे अधिनियम नहीं बन पाएगा। और तीसरा है, वह विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह
राज्यपाल वित्त विधेयकों को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। और नेक्स्ट बिंदु है वह है इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों संसद में पुनः स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि इसमें उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत इसे यहाँ पर इसे होगा इसे किधर गया ये है इसे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन सके, वह उससे स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जैसा कि संसद के मामले में। सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनः स्थापित वित्त विधेयकों की स्वीकृति दे देता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयकों को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। फिर है आगे राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना। इसमें है राष्ट्रपति की तरफ, वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। दूसरे उपबंध से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है कि एक सदन द्वारा विधेयकों का कोई सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा एक परिषदीय अवस्था में सत्र में ना हो या सत्र बहुसदस्यीय व्यवस्था विधानमंडल के सदन सत्र में हो। पूरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन बहुसदनीय व्यवस्था सत्र में हो, ना कि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जाती हो, ना कि एक सदन द्वारा विधेयकों का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी। फिर है राष्ट्रपति और राज्यपाल, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। राज्यपाल की अगर बात करें, जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व के सामने शक्ति है, अर्थात वह उन्हीं विषयों अध्यादेश जारी करता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। बात करें यदि राज्यपाल की, तो अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है। और चौथा बिंदु है, उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। उसके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं। इसका मतलब उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य ना हो। उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा। वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है
वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। ये दोनों शक्तियाँ सेम हैं। उसको किसी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं। इसका मतलब है कोई भी विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब है वह कोई भी विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। और 8वां बिंदु है उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त हो जाता है। यह उस स्थिति में पहले ही समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकृति करने का संकल्प पारित करें। इस तरफ बिंदु की बात करें तो है उसके द्वारा जारी अध्यादेश पुनर्निर्मित करने के लिए विधानमंडल के दोनों सदन द्विसदनीय व्यवस्था में सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इसमें पहले ही समाप्त हो सकता है यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृति और विधान परिषद जहाँ हो इस अस्वीकृति को सहमति प्रदान करे। फिर राष्ट्रपति की तरफ उसे अध्यादेश बनाने की किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। यह बिना राष्ट्रपति के निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता। राज्य विधानमंडल इसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने। यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की अगर तुलना करें शक्तियां तो समझो, राष्ट्रपति वह केंद्र विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। राज्यपाल वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध की सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति सजा ए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही ये अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दे। वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सज़ा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वह कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। किसे? राज्यपाल को। बात करें राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति तो भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई या व्यवस्था स्थापित की गई। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, मंत्रियों की सलाह के बगैर। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम अनुच्छेद 154, 163, 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं। पहला है राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। और वह है अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 में अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी, जो कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होगी। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियादी के रूप में है। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित 2 मामलों से भिन्न है। पहली है
संविधान में इस बात की कल्पना की गई कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस पर कोई उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया, यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासन के रूप में कार्य करते समय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद के देय राशि का निर्धारण, राज्य के विधान परिषद और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त उदाहरणार्थ संविधान में उल्लिखित विवेकाधिकारों के बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है, जैसे राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय। यह सब निम्नलिखित मामलों में संबंधित है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उनके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी मामले में मंत्रिपरिषद के अल्पमत आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायी होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। ये इस प्रकार है। महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, नागालैंड, त्वेंगशांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में, असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना, कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यकाल के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। तो अनुच्छेद जो 153 है उसमें जो विषय है वो है राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में है राज्यपाल के नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ योग्यताएँ। और 158 राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएँ। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति। 162 राज्यपाल की कार्य शक्ति की सीमा। 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। 164 है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। 165 है राज्य का महाधिवक्ता। 166 है राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई। 167 है राज्य को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री दायित्व। 174 है राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान तथा उसका भंग होना। 175 है राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। 176 है राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन। 100 और सीधे 200 है विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना।
201 है राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। अब आते हैं हमारे मुख्यमंत्री। बात करें अगर मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की, तो इसे हम समझेंगे। चीफ मिनिस्टर कैसे नियुक्त किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी योग्यताएं होती हैं और क्या शपथ होती है इत्यादि के बारे में। तो इसमें है, संविधान द्वारा सरकार के संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकानुसार या विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल या सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसके मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। ऐसा बहुमत से मामलों में हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा ना होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन विधानसभा में से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के सदस्यों को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। शपथ और कार्यकाल और इसके वेतन की अगर बात करें, कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूँगा, मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा,
मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में वह विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाला वेतन भत्तों सहित उसे विषय को भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में निम्न शक्तियाँ का प्रयोग करता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जो उनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। राज्यपाल के उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर उसके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। वह सभी मंत्रियों को क्रियाकलाप में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूँकि मुख्यमंत्री परिषद का मुखिया होता है, उसे इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भरे या नहीं भी भर सकता है। राज्यपाल के संबंध में अगर बात करें, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के किसी भी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। दूसरा है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं संसद के और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में अगर बात करें तो सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकता है। अन्य शक्तियाँ और कार्य की बात करें तो उपरोक्त शक्तियाँ और कार्य अलावा मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य हैं। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीति स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनसे उसकी समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि राज्यपालिका विवेकाधिकार, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां, प्राधिकार, मुख्य प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। बात करें राज्यपाल के साथ संबंध की, तो राज्य संविधान में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित निम्नलिखित उपबंध हैं। अनुच्छेद 163 कहता है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164 कहता है, अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद और कह रहे मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 32वां, राज्य मंत्रिपरिषद यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या है कि भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंधन करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन दो अनुच्छेद 163, 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन भत्ते, शपथयोग्यता और उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। तो इसमें जो पहला बिंदु है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि अपने कृत्यों या उनसे किसी को अपने विवेकानुसार करें, इन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। फिर यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्न नहीं की जाएगी कि उसे अपना विवेकाधिकार का कार्य करना चाहिए था
या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्यों दी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित उपबंध हैं वो हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातीय के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बादशाह से मुक्त किया गया। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निरर्हर करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री के भी निरर्हर होगा। इस उपबंध को 91 संविधान संशोधन विधेयक को 2003 में जोड़ा गया। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्यपाल विधान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्रवाई का संचालन। कह रहे हैं कि राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से ही की गई कार्रवाई के रूप में अभिव्यक्ति होंगी। राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वयन आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता जिसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो, इस पर आधार इस प्रश्न नहीं किया जाएगा कि वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 167 कहता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णय तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामले अथवा विधायन प्रस्ताव के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना तथा यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी भी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाए लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। अनुच्छेद 177 कहता है सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद जहाँ कहीं यह है कि कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा जिसका उसे सदस्य बनाया गया है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा किए गए परामर्श की प्रकृति।
अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने से सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चित अधिनियम अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। यदि राज्य विधानमंडल विघटित हो गया हो या मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो तथा वर्तमान मंत्रालय नए अनुवर्ती मंत्रालय के आने तक कार्यरत रहता है। 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को निर्णय या कार्यक्षेत्र या अनुदान एवं सलाह आदि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर होगा। वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह या अनुदान के विरुद्ध नहीं जाएगा। यानी संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर की कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। अभी ग्रुप में ट्रिप का प्लान बन रहा था तो ये हुआ लद्दाख चलते, तो उसमें से एक बोला भाई ठंडा बहुत रहेगा, बर्फ क्या हरदम वही पहाड़, कहीं और चलते हैं, साउथ आउट चला जाए, गोवा चल लेते हैं। तो ये हुआ चलो गोवा डन करते हैं। तब तक एक बोला कि भाई गोवा क्या जाओगे, बड़ा पैंटी पहनने का अपनी बॉडी हो गई है, उसमें निकलोगे शर्म आएगी। तो एक बोला यार पढ़े जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 40 साल उम्र कर दी यूपी पीसीएस की, पढ़े जा रहे हैं। पाषाण गांव से लोग रहते हैं इलाहाबाद में, बाप बेटे दोनों तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। एक अटेम्प्ट दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए। अब चलो यार दूसरा काम करो, बाकी अटेम्प्ट देते रहो, एक ही बार तैयारी होगी ना, बार बार थोड़ी होगी। 10 साल एक कमरे में बैठ के तैयारी करोगे।
अपना तीर्थ स्थल नहीं दूसरे का तीर्थ स्थल है। अपना तीर्थ स्थल नहीं दूसरे का तीर्थ स्थल है। यहाँ लेट भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। रात हर बार मेरी बात समझ लो। तुम्हारी बात अजीब ना लग रही, हमारी जरूरत अजीब लग रही ना। तुम्हारी बताओ कैसे क्या लेटना कैसे लेटना हो जाता है। सही बात है, वीडियो बन गई। दूर ऋषिपाल जी बैठे हैं अभी। आज शायद ग्रेटर नोएडा में इतनी सोसाइटियां मैक्सिमम में हमारे पास फ्लैट प्लॉट पता नहीं क्या क्या होगा, और सब में मैंने सबको फ्री में रखा हुआ है। मेरी कोई रेंटल इनकम नहीं है। मैंने कहा जब जरूरत होगी तब ले लेंगे किसी से। सर आपके घर के बाहर ये सारे पहुंच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में ये था कि भाई नहीं, एक मिनट सर, बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप ये कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में आपके फ्लैट्स हैं और वहां पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे रेंट नहीं लेते? रेंट नहीं ले रहे, मतलब अभी देने भी कोई आता है। जैसे शुरुआत हुई अभी जैसे एक नया लिया, तो मैं कहता हूँ कि जरूरत होगी तब ले लेंगे, अभी आप रख लो, आप अपना काम चलाओ। और ऐसे कितने आपके 2000, 5000, 10,000 कितने फ्लैट्स हैं? तो मतलब इतने फ्लैट्स नहीं है, बेसिकली मेरे पास विलाज ही है सारी। अच्छा। अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो एक यूनिट का करीब करीब 11 साढ़े 11 रुपया लगता था। अच्छा, भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, उसका परिणाम ये है
रुपया 10 पैसे में मिलती है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ मोदी जी, आपके 8 साल के सरकार में कहीं भी 1 रुपए 10 पैसे में यूनिट पावर सप्लाई आपने किया है क्या? ये इतना झूठ, इतनी बड़ी झूठ, और देश के प्रधानमंत्री कहे, बोलिए खुद देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 सालों में हमसे, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 सालों में हमसे हमारी जरूरत